नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। अप्रैल का महीना समाप्त होने में चंद घंटे बाकी है और फायर सीजन जो 15 फरवरी से चल रहा है उसको 2.5 महीना करीब बीत चुका है। लेकिन असली चुनौती वन विभाग के सामने अब अगले 1.5 महीने या कहें मानसून से पहले की है। जंगल की आग को बुझाने के लिए, जंगल की आग न लगे इसके लिए तमाम उपाय वन महकमा कर रहा है और अब तक की जो स्थितियां हैं उत्तराखंड की वो कमोबेश संतोषजनक है। आग की वारदातें पर कंट्रोल है, लेकिन 2024 जो पिछला साल था आग के दृष्टिगत बेहद भयावह था। जन और वन दोनों का भारी नुकसान हुआ था। तो क्या 2024 से क्या सीखा गया, कैसे आग की घटनाएं कम होंगी और आग की घटनाएं होने पर तत्काल कैसे नियंत्रित किया जाएगा, इसको लेकर वन विभाग ने क्या प्रयास किए हैं। आज हमारे साथ कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, 2002 बैच के IFS संजीव चतुर्वेदी साहब हैं, जो खुद 2015 के मैक्सेसे अवार्ड विनर भी हैं। तो सीधे उनसे ही बात करते हैं। दावाग्नि से बचाव के लिए यानी कि वन सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी चंपावत का बनाया गया है। तो किस तरह से चंपावत डिवीजन और चंपावत डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इस डिवीजन के अलावा 3 और डिवीजन संभवतः इस जिले में है, तो कैसे आग कम से कम लगे ये देखते हुए कि चीड़ बाहुल्य इलाके हैं और भौगोलिक परिस्थितियां दुर्गम है, क्या उपाय किए गए? देखिए, विभाग ने इसके लिए कई स्तरों में उपाय किया है। एक तो आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया है। तो हम लोगों को यहाँ पे डिवीजन स्तर पे डेली फायर अलर्ट मिलते रहते हैं और उसकी विभाग में केंद्रीय स्तर पे एक जो है निगरानी की जाती है। जो भी फायर अलर्ट मिलते हैं वो जो है हमारे यहाँ मुख्यालय पे देहरादून में एक नोडल सेल बनी हुई है, वो तत्काल जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे और तकनीकी रूप से तुरंत यहाँ पे हर डिवीजन को भेजे जाते हैं। तो चंपावत के भी जो फारेस्ट के अलर्ट होते हैं वहाँ आते हैं। और हमारे विभाग ने इस बार एक नया ऐप भी जो है ले आए हैं आग के नियंत्रण की घटनाओं पे निगरानी रखने के लिए। तो उनकी जो भी साइट और जो लोकेशन दी जाती है उस पर तत्काल जो है 24 घंटे के अंदर जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होती है। तो उस पर जो है जो भी हमारा फील्ड स्टाफ होता है वो मौके पे जाता है और वो तस्दीक करता है कि वाकई में वहाँ आग लगी है, नहीं लगी है। अगर लगी है तो मतलब जो है सरकारी वन क्षेत्र में या नाभ क्षेत्र में उसको तत्काल जो है बुझाने की प्रयास करता है और उसकी जो भी रिपोर्ट होती है वो 24 घंटे के अंदर मुख्यालय पे पहुंच जाती है। तो इससे क्या है कि एक तो जो है आग की घटनाओं पे को अटेंड करने में जो एक देरी हो सकती थी वो संभावना काफी न्यूनतम कर दी गई है। बाकी कई बार हो सकता है भौगोलिक परिस्थितियों के चलते थोड़ा बहुत स्टाफ को जाने में थोड़ी बहुत देर लग जाए, लेकिन एक जो मानव जनित जो भी मतलब एक विलंब हो सकता था उसको काफी न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। और दूसरी बात यह है कि इससे एक निगरानी जो है एक मुख्यालय स्तर पे भी काफी अच्छे तरीके से हो जाती है और यहाँ पे भी डिवीजन लेवल पे भी चंपावत में भी मुख्यालय लेवल पे एक अच्छी उसकी एक निगरानी हो जाती है कि जो भी अलर्ट आए हमारे पास सेटेलाइट के जरिए उनकी एक्चुअल स्थिति क्या थी। तो एक तो इससे जो है एक निगरानी रखने में और बिल्कुल एक त्वरित गति से उसको अटेंड करके और जो है कंट्रोल करने में काफी सहायता मिली है। इसके अलावा जो जैसा कि आपने कहा कि पिछले साल आग की काफी घटनाएं हुई थी, तो उससे भी विभाग ने सबक लेते हुए इस बार काफी एडवांस में, बल्कि मैं कहूँ तो दिसंबर जनवरी के महीने से ही आग के सीजन को लेकर काफी तैयारियां शुरू हो गई थी। काफी समीक्षाएं और विभाग में की गई जो भी संसाधन उपलब्ध कराने थे, वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधन, उनको उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए गए। और साथ में जो है जिला स्तर पर भी चंपावत में जो सहायता की जा सकती थी वो भी की गई है। तो इससे अब हमारा फील्ड स्तर पे एक समन्वय और एक तैयारी और उसको त्वरित गति से काबू पाने की जो हमारी क्षमता है वो काफी अब अच्छी हो गई है और उनको नए उपकरण वगैरह भी दिए गए। और एक अच्छी बात जो ये हुई है इस साल पिछले साल की घटनाओं से सबक लेते हुए कि जो हमारे फायर वाचर रहते थे जिनकी एक बीमा की समस्या थी, क्योंकि पिछले साल कुछ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिसमें वाचरों की भी मृत्यु हुई, तो वो जो है एक जो बीमा का जो एक योजना बनाई गई थी पिछले साल की घटनाओं से सबक लेते हुए, वो इस साल जो है बीमा का कवरेज जो है पूरा 100% कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि जो भी फायर वाचर हैं जो कि हमारे सबसे फ्रंट लाइन के प्रहरी हैं वनाग्नि के विरुद्ध, उनकी जो एक जीवन की सुरक्षा वाली चीज थी, एक जो कि बहुत ही एक गंभीर कमी थी, वो जो है दूर कर ली गई है। तो इससे जो है थोड़ा उनको भी एक हौसला रहेगा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो एक ओवरऑल जो है तैयारी है चंपावत वन विभाग में, वो एक अच्छे स्तर की तैयारी है। और अभी तक तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, एक आध जो घटनाएं हुई उसमें डीएफओ साहब ने कार्रवाई की है और दोनों तरह का जो अप्रोच लिया है, पब्लिक को अवेयर भी किया गया है, उनको समझाया भी गया है और उनसे सहयोग के लिए भी अपेक्षा की गई है।
और इसके अलावा अगर कहीं कहीं तो होता ही है कुछ कोई लोग अगर फिर भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो उस पर कार्रवाई भी की गई है। तो दोनों तरीके से एक जो है एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो अब आने वाले, जैसा कि आपने कहा, अगले 1.5 महीने थोड़े चुनौतीपूर्ण होंगे। जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस तरह से फायर को कम से कम हो, फायर कोई ऐसा रिसर्च, कोई ऐसी ट्रेनिंग की स्टाइल जिससे आग की घटनाएं होने पर उसको नियंत्रित करने के लिए जो प्रभावी हो। थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। मेरे पास जो है अनुसंधान और कार्य योजना है। तो अनुसंधान और कार्य योजना में फॉरेस्ट फायर को डील करने को लेकर हम लोगों ने कई स्तर पे प्रयास किए हैं। एक तो जिन वन प्रभागों की कार्य योजना बन रही है उनमें पिछले 10 साल की जो आग लगने की घटनाएं रही हैं उनको संकलित करके जो फायर लाइंस होती हैं डिवीजन में, जो कि आग को ब्रेक प्रभावी तरीका होती हैं, उनकी समीक्षा की गई है। जहां पे नए फायर लाइनों की जरूरत थी, जो आग की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र पिछले 10 साल में निकल के आए थे, तो उनमें वन रेखाएं प्रस्तावित की गई हैं। कुछ ऐसी जगह थी जो पहले अंग्रेजों के टाइम में जहां पे आग लगती रही होगी बट अब नहीं लगती है, तो उन जगहों को जो है फिर हम लोगों ने उसमें से हटाया भी है। तो इस तरीके से जो है जो भी वन प्रभागों की कार्य योजना भी बन रही थी 7 या 8, पिथौरागढ़ जिसमें चंपावत भी शामिल था, परिमना, मसूरी, तो उनमें हमने जो है ना वन रेखाओं की काफी व्यापक समीक्षा की है, ताकि जो है उनको जो आज की तारीख की जो भौगोलिक और जमीनी सच्चाई है उससे उसको अलाइन किया जा सके। इसके अलावा जो आग का एक वनाग्नि का पूरा एक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोगों ने कोशिश करी है कि उसका थोड़ा एक व्यापक रूप से अध्ययन किया जाए, क्योंकि आग जो है आग का भी हर प्राकृतिक घटना की तरह दोनों पहलू होता है। कई एक प्रजातियां होती है कि अगर थोड़ी कंट्रोल्ड फायर रहे, ग्राउंड लेवल पे ना जाए, सरफेस लेवल पे रहे, तो कई एक प्रजातियां होती हैं कि जिनके की जर्मिनेशन के लिए, रीजनरेशन के लिए आग जो है थोड़ी हेल्प करती है ग्राउंड को क्लियर करके। और जाहिर सी बात है कि आग के नुकसान भी होते हैं। जो है कई सारी ऐसी पक्षी प्रजातियां होती हैं, जैसे चीर फिजेंट वगैरह है, जिनके की घोंसला देने या नेस्टिंग का टाइम जो है इससे कोइंसाइड करता है, तो उनके नेस्ट वगैरह बर्न कर जाते हैं, तो उसकी क्षति भी होती है जो है। तो इसके जो अलग अलग पहलू हैं इसका हम लोग समय समय पर अध्ययन कराते रहे हैं। जैसे पिछले साल हम लोगों ने खासकर पक्षी प्रजातियों के ऊपर अध्ययन कराया था कि जो है कौन कौन सी ऐसी पक्षी प्रजातियां जिनका की नेस्टिंग का टाइम या एग लेइंग का, अंडा देने का समय जो है, इससे जो हमारा ये आग का महीना होता है खासकर अप्रैल से लेकर जून तक का, इस पे जो है उस पे काफी संवेदनशील होता है। या कौन सी और ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे हमारे मैदानी क्षेत्रों में एक कछुए की प्रजाति पाई जाती है, येलो हेडेड टॉर्टोइज, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति होती है कछुए की। तो इसमें एक प्रवृत्ति ये होती है कि जैसे ये फरवरी मार्च का महीना शुरू होता है तो ये एक तरह की डॉर्मेंसी में चला जाता है, और उस समय ये अपने को साल के जंगलों में पत्तों से ढक लेता है अपने को, और वही समय जो है वनाग्नि का सा होता है। तो उनकी कई सारी प्रजातियां जो है एकदम बिल्कुल डॉर्मेंसी की स्टेज में ही जल के खत्म हो जाती हैं, और ये काफी जो है एक तरीके का दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है। और ये आसाम से लेके हमारे उत्तराखंड में कार्बेट और राजाजी इसकी अंतिम सीमा रेखा है, तो उस पर भी हम लोगों ने अध्ययन कराया था। तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि जो इस तरह के अध्ययन के निष्कर्ष आते हैं उनको संबंधित वन विभागों द्वारा तक पहुंचाया जाए, ताकि एक तो आग की घटनाओं को रोका भी जा सके, और दूसरा ये कि उसकी जो क्षति होती है खासकर वन्य जीवों के ऊपर, अलग अलग वन्य जीवों के ऊपर, पक्षियों, सरीसृपों के ऊपर किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, तो उसका भी एक हमारे पास समझ रहे, ताकि अगर उनको उस वन प्रभाग में वो वन्य जीव पाए जाते हैं तो उनको आग से बचाने के लिए अगर कुछ उपाय हो सकते हैं तो समय रहते किए जा सके। आग के मद्देनजर उत्तराखंड में और खासतौर पे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चीड़ सबसे खतरनाक पहलू के रूप में है। तो चीड़ से टैकल करने के लिए क्या कोई नई तकनीक, और क्या चीड़ को टेक्नोलॉजी के अलावा या उद्यमिता के रूप में उसको एक फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल दृष्टि से भी उसका कोई उपयोग हो सकता है? दोनों तरीके से कैसे चीड़ से डील किया जाएगा? देखिए, चीड़ को लेकर बड़ी सारी भ्रांतियां फैली रहती हैं। पहले तो मैं एक बड़ी भ्रांति दूर कर दूं कि चीड़ जो है कोई विदेशी प्रजाति है या कोई हानिकारक प्रजाति है, ऐसा नहीं है। चीड़ हमारे हिमालय की ही देशज प्रजाति है, नेटिव प्रजाति है, स्थानीय प्रजाति है। चीड़ कोई बाहरी प्रजाति नहीं है। और जैसे हर वृक्ष प्रजाति का अपना एक पर्यावरणीय महत्व होता है, तो चीड़ का भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण में स्थान है। चीड़ को हम इकोलॉजी में बोलते हैं पायनियर स्पीसीज। पायनियर प्रजातियां वो होती हैं जो उन टफ सरफेस या चट्टानों पर तब आती हैं जब कोई और वनस्पति नहीं आ पाती है। तो चीड़ को आप हमेशा उन कठिन स्थानों पे आप पाएंगे जहां पे कोई और वृक्ष प्रजाति नहीं आ पाती है। तो इकोलॉजी में जो है चीड़ का एक स्थान ही होता है कि चीड़ उन टफ जगहों पे आके एक पायनियर प्रजाति का काम करती है, और धीरे धीरे उन जगहों की मिट्टी को और जो उसका जो एक माइक्रो क्लाइमेट होता है वो उसमें थोड़ा सुधार करती है, और करते करते फिर जो हमारी इकोलॉजी में सक्सेशन की प्रक्रिया चलती है, फिर उसके बाद चौड़ी पत्ती के वन आना शुरू होते हैं।
तो चीड़ से कोई ऐसा पर्यावरण को जो है ना नुकसान नहीं होता, ये एक थोड़ी भ्रांति है। बल्कि चीड़ को लेकर बड़ी सारी और स्टडीज हो चुकी हैं। चीड़ में जो है कुछ ऐसे केमिकल जो है चीड़ इजेक्ट करता है एटमॉस्फेयर में। जब आप चीड़ के वनों के आसपास जाते होंगे तो आपको एक अजीब सी एक खुशबू या एरोमा आती है। तो उसमें कई सारे ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कई सारी बड़ी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह से। तो वो सारे भी जो है बायोकेमिकल्स चीड़ में पाए गए हैं। इसीलिए हमारे उत्तराखंड में भुगाली में जो अंग्रेजों के समय टीबी का हॉस्पिटल बना था, दैट वाज बिल्ट इन चीड़ पाइन फॉरेस्ट। तो एक तो ये बिल्कुल भ्रांति निकालनी पड़ेगी कि चीड़ कोई यहाँ का दुश्मन है। चीड़ के साथ बस थोड़ी समस्या होती है कि इसका जो पिरूल होता है वो बड़ा एक संवेदनशील और ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो खासकर गर्मियों में जब छोटी सी चिंगारी से बहुत बड़ी आग फैल जाती है, तो उस स्थिति में उसको जो है थोड़ा वो एक खतरनाक चीज हो जाती है। तो वो जो है थोड़ा उसका प्रबंधन करना जरूरी है, लेकिन उसके भी बहुत सारे पहलू हैं। पिरूल भी जो है एक बाकी पत्तियों के अवशेष की तरह कार्बनिक पदार्थ होता है। तो ये भी जो है जमीन को कवर करता है। और ये चीड़ के जंगल होते हैं, जब तक ये पिरूल से ढके रहते हैं तो उसमें मिट्टी की नमी को बचाता है। ये वीड को आने से रोकता है, इन्वेजिव प्रजातियों को आने से रोकता है। तो इसका भी एक प्राकृतिक भूमिका होती है। ये अलग बात है कि उसको थोड़ा क्षय होने में समय लगता है। और इस पे भी कई सारी अध्ययन हुए हैं, उनमें काफी विरोधाभास भी आए हैं कि ये कहा जाता है कि मिट्टी जो है एसिडिक हो जाती है चीड़ से। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट जो है जो पश्चिमी देशों में अध्ययन हुए, पीएच वैल्यू में कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं आता है चीड़ पाइन के निडिल से। चीड़ की अपनी कुछ विशेषताएं होती है कि आग से इसको बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंचती है, इसका रिजेनरेशन होता है। तो उन वजहों से थोड़ा ये कहा था कि आग से जो है चीड़ को थोड़ा मतलब अपना एक प्रभुत्व बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये कई सारे पारिस्थितिकी पहलू हैं। बाकी हमारे जो उत्तराखंड का जो एक आर्थिक मतलब जो है लोगों का एक लाइवलीहुड जो है आर्थिक जीवन है, उसमें चीड़ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेजिन है, चाहे जो है आपके जो है छिलका गुलिया का हो, या चीड़ का तो मतलब पूरा अंतिम समय तक प्रयोग होता है। तो इसलिए चीड़ को एक थोड़ा एक दूसरी दृष्टि से देखने की जरूरत है और इसके एक अच्छे प्रबंधन की जरूरत है, ताकि इससे जो थोड़ी पर्यावरणीय क्षति होती है, इसमें ज्यादातर भूमिका भी मनुष्यों की होती है कि जो है कहीं पे कोई चीज तीली फेंक दी, माचिस फेंक दी, या कई जगह जानबूझ के आग लगा दी। तो उससे जो पिरूल से थोड़ा नुकसान होता है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारे राज्य में कई सारे मॉडल आ गए हैं पिरूल का, काफी कई जगह ब्रिक्स बनाने का, कई जगह और इसके उपयोग कई जगह शोध चल रहा है उस पर। तो उससे थोड़ा इसको एक अच्छे तरीके से इसका प्रबंधन किया जाता है। लेकिन चीड़ को एक मतलब एक खलनायक के तौर पे जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत मत है कि एक खलनायक की तरह देखने की आवश्यकता नहीं। चीड़ भी हमारे हिमालय का ही वृक्ष और चौड़ी पत्ती के वनों से ज्यादा पुराने समय से हमारे हिमालय क्षेत्र में विद्यमान है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मतलब उसको कोई नकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है चीड़ को। चंपावत डिवीजन में एक जन सहभागिता की कोशिश हुई है। डीएफओ नवीन पंत साहब ने जो विवाह के दौरान जिन जगहों में ज्यादातर जगहों में जमीन होती है तो पौधरोपण और पौधरोपण के बाद उसकी परवरिश की जिम्मेदारी है। लेकिन ये अच्छी कोशिश हुई है, लेकिन बावजूद इसके इसको वाइडर एस्पेक्ट में और इसको लार्जर स्केल में ले जाने के लिए जन सामुदायिकता, जन सहयोग, जंगल की आग और जंगल की सुरक्षा, आग के अलावा भी उसके लिए लोगों को जोड़ने के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति है, दीर्घकालिक कार्य योजना है? देखिए, अब तो मतलब पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि जंगलों का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो या बढ़ता हुआ तापमान हो। तो लोगों में एक जागरूकता तो वैसे ही आई हुई है, क्योंकि आजकल इतनी चर्चा होती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि वनों की क्या भूमिका, और सबको पता है कि कार्बन को रोके रखने का वनों से बेहतरीन दुनिया में और कोई मतलब कोई कमोडिटी नहीं है जो कार्बन को एकदम लॉक करके रख सके अपने अंदर जो है। तो लोगों के अंदर एक जागरूकता तो आई है। अब ये है कि अगर जो है लोगों को थोड़ा एक उससे एक लाइवलीहुड वाली चीज से भी जोड़ा जाए, अगर जो है खासकर जो कई सारी इस तरह की प्रजातियां जैसे तेजपात है या चंपावत में बेंत भी काफी होता है, तो इस तरह की जो चीजें हैं जिससे लोगों की थोड़ी आर्थिक सपोर्ट भी मिले, तो हमको लगता है कि उन सब चीजों पर अगर काम किया जाए, जो औषधीय चीजें जो जंगलों की हैं जिनकी ज्यादा मार्केट में डिमांड है, या जो सघन प्रजातियां हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड का क्लाइमेट है तो यहाँ पे जैसे समेवा जैसी प्रजातियां हैं कुछ, जो कि या तिमूर है या बेड़ू है। तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं जो कि इस एल्टीट्यूड पे अच्छी हो सकती हैं, जिसके बारे में बाहर के लोगों को पता भी नहीं है, और उनमें अलग अलग क्वालिटीज हैं एरोमा की, मेडिसिन की, जिसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी हो सकती है। जैसे बेड़ू है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इसका उल्लेख किया था, बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट पहाड़ी अंजीर है ये। तिमूर है, काफी उसका भी नमक से लेकर हर जगह जो है, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल उसका जो एक परफ्यूम भी लॉन्च किया है। इसी तरीके से जो है जैसे समेवा है वो भी यहाँ पे टेम्परेट जोन में अच्छा हो सकता है।
काफी समय तक जो है उसकी एरोमा मेंटेन रहती है जड़ों की जो है। तो इस तरह की जो सघन प्रजातियां हैं खासकर जो है या मसाला प्रजातियां हैं, उससे थोड़ा अगर लाइवलीहुड से हम लोग जोड़ने के में मतलब थोड़ा स्थानीय लोगों को शामिल करें, जैसे काला जीरा वगैरह टाइप की मसाला प्रजातियां जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और जो हमारे उत्तराखंड में ही होती हैं, तो अगर हम उसके कृषिकरण में थोड़ा स्थानीय लोगों को शामिल करें और उनकी लाइवलीहुड को बढ़ाएं, तेजपात को लेकर काफी अच्छा काम हो ही रहा है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अगर लोगों को कुछ आर्थिक जो है फायदा भी हो वनों से, तो मुझे लगता है कि फिर लोगों का जो है थोड़ा और इंटरेस्ट जो है एक रुझान थोड़ा वनों को संरक्षित करने की तरफ बढ़ेगा। सर आखिरी सवाल, जंगल से जाहिर है नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन जंगल में जब आग लगती है तो आग लगने के बाद उस एरिया की सॉइल पर क्या असर पड़ता है? क्या उसके दुष्प्रभाव ही होते हैं या कुछ बेहतर असर भी होते हैं? देखिए, जो जंगल में जब आग लगती है ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है, क्योंकि मिट्टी भी जो सॉइल की जो इकोलॉजी होती है वो अपने आप में बड़ी जटिल होती है। हम लोग एक मुट्ठी अगर मिट्टी उठाओ आप यहाँ से, तो उसमें अरबों माइक्रोब्स होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म जो है उसमें फंगस और जीवाणु वगैरह होते हैं। तो उसका तो मतलब जो है अध्ययन करने की जो क्षमता वो ये हम लोग के पास तो नहीं है, FRI वगैरह कर सकती है उसकी। लेकिन ये बड़ी जाहिर सी बात है कि जब भी आग लगती है तो उसका जो एक वेजिटेशनल कवर होता है वो तो एक तरीके से एक्सपोज हो ही जाती है, और मिट्टी को एक्सपोज होने से ही सबसे ज्यादा मिट्टी का नुकसान होता है। अगर मिट्टी के ऊपर से वेजिटेशन कवर हट जाता है तो मिट्टी आपकी जो है डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज होती है, मिट्टी कॉम्पैक्ट होती है। फिर उत्तराखंड तो हमारा पहाड़ी राज्य है, इसमें अगर ढालूदार क्षेत्र है तो फिर जो है आपका क्षरण भी शुरू होगा, लैंडस्लाइड्स आएंगे। तो ये जो है आग का एक नकारात्मक पहलू यही है कि खासकर जो स्लोप वाले एरियाज हैं उनमें आग लगने से वेजिटेशनल कवर जो होता है, जो कि मतलब पहाड़ को रोक के रखता है, बांध के रखता है, वो जो है डैमेज होता है। बाकी ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया, जैसे अभी हम लोग ब्रायोफाइट्स पे अध्ययन कर रहे थे, सूक्ष्म जो हमारे पौधे होते हैं जिनमें काई और लीवर वर्ट, हार्न वर्ट वगैरह आते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइप की मांस प्रजातियां होती हैं जो जंगल में आग लगने के बाद जब राख आ जाती है, उसका जब बारिश होती है तो वो सबसे पहले कॉलोनाइजर्स होते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ रिसर्च पेपर निकाले ब्रिटिशर्स के, तो कुछ हमारे पुराने ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे वो इतने इंटेलिजेंट होते थे कि वो जंगल में जाने पे अगर एक कहीं पर्टिकुलर उस टाइप की मांस आई होती थी तो वो समझ लेते थे कि ये जो है ना फायर इन्फेक्टेड एरिया है। तो वो जो है जंगल में जब आग लगती, आग लगने के बाद ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन सी वो प्रजातियां वनस्पतियों की जो निम्न स्तर के पादप होते हैं या जो झाड़ी प्रजातियां जो भी होती हैं जो उसको सबसे पहले कोलोनाइज करती हैं। तो ये थोड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टडी है, और ये भी एक स्टडी करने की जरूरत है कि कौन कौन सी ऐसी स्थानीय वनस्पतियां जो आग को रजिस्ट करती हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रूम ग्रास होती है जिसको हम फूलझाड़ू घास कहते हैं। आप देखें जितनी रोड की कटाई हुई है, जो भी हिलाक से आप अगर देखिए वहां पे सबसे पहले कौन प्रजातियां आना शुरू हुई, तो आप उसको पाओगे फर्स्ट पोलिनेजर ब्रूम ग्रास आपको हर जगह मिलेगी। तो वो जो है आग के लिए काफी जो है ना रेजिस्टेंट प्रजाति होती है। तो उसका भी जो है संवेदनशील क्षेत्रों में जो है ना रोपण किया जाता है ऐसी प्रजातियों का, कि वो एक टाइप का ब्रेक क्रिएट करें या जो है आग की भयावहता या इंटेंसिटी को थोड़ा कंट्रोल करें। तो ये थोड़ा इमर्जिंग एरिया है, इस पे भी काम करने की जरूरत है कि जो है कैसे इस तरह की वनस्पतियों को जो स्थानीय हो, हमको एक्सोटिक या कोई विदेशी प्रजाति नहीं लानी है, इससे तो पूरा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना पूरा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो भी एक शोध की चीज हो सकती है कि कौन सी ऐसी स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जाए जिससे कि आग का जो है ना फैलाव ब्रेक हो। अगर कहीं हाई इंटेंसिटी की आग है तो थोड़ी इसकी इंटेंसिटी जो है ना थोड़ी स्लो डाउन हो। तो ये सब क्षेत्र हैं जिसपे निरंतर काम चलता रहता है, विभाग अपने को इम्प्रूव करता रहेगा इन सब चीजों को लेकर। बहुत धन्यवाद।